हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण मार्ग के बारे में, रक्तचाप के बारे में। बीपी हाई बीपी लो क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। या हृदयाघात कैसे होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं हृदय के बारे में। हृदय किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, कैसे ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, सारे बात हम बता चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी चलेगा हम लोग को पढ़ना है रक्त परिसंचरण मार्ग के बारे में। क्या पढ़ना है? यानी रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार से परिसंचरण करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसको? रक्त परिसंचरण तंत्र तो पढ़ा दिए हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? रक्त परिसंचरण मार्ग। तो ये आपका फेफड़ा, ये शरीर है, हृदय है, और ये क्या है? यह आपका धमनी और शिराएं हैं। तो देखिए शरीर के पूरे शरीर से क्या होता है कि हमारा ब्लड सबसे पहले पहुंचता है कहाँ? दायां आलिंद में। आलिंद होता है ना, दायां आलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? तो दो शिराएं द्वारे आते हैं, एगो पश्चिम महाशिरा, एगो अग्र महाशिरा। तो अग्र महाशिरा से हृदय के ऊपरी भाग से आता है, और पश्चिमी महाशिरा से हृदय के नीचे भागों से आता है। ये बी ऑक्सीजनित युक्त रक्त होता है, यानी इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले आता है क्या? दायां आलिंद में। जब दायां आलिंद भर जाता है तो इसमें होता है क्या? संकुंचन। क्या होता है जी? और जब संकुंचन होता है तो ये सिकुड़ जाता है, ये वाला नीचे वाला क्या होता है? नीले फैल जाता है। दोनों नीले क्या होता है? और फैलने के बाद ये धीरे धीरे कहाँ आते हैं? चले आते हैं नीले में, दायां नीले में आता है। दाएं नीले में भरने के बाद देखो यहाँ पर एक छिद्र होता है, ये वाला नली देख रहे हैं। इस छिद्र को बताए थे दाया आलिंद नीले छिद्र, सॉरी दाया आलिंद नीले छिद्र बोलते हैं। ये भी भर जाता है, इसमें भी प्रेशर होता है। क्या होता है? संकुंचन होता है। तो संकुंचन होने के बाद दाया आलिंद नीले छिद्र से क्या होता है? ये चला आता है फेफड़ा के पास। कहाँ आता है? ये कौन सा युक्त ब्लड है? तो ऑक्सीजन, वी ऑक्सीजन युक्त, वी ऑक्सीजनेट, या हम बोल सकते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है ये आता है फेफड़ा के पास। कहाँ आता है? फेफड़ा के पास। तो फेफड़ा के पास बहुत सारे गैस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि यहाँ पर छोड़ देता है ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करता है? लाइट चला गया। तो चलिए हम लोग ऐसे ही अब इसके बारे में चर्चा करते हैं ना। फिगर तो आप लोग देखिए, तो पूरे शरीर से सबसे पहले ब्लड आता है कहाँ? दायां आलिंद में। दायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पर संकुंचन होता है, उसके बाद नीले में जाता है। नीले में जाने के बाद यहाँ भी भर जाने के बाद यहाँ भी संकुंचन होता है, और संकुंचन होने के बाद इसमें एक छिद्र होता है दाएं भाग में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? दाएं आलिंद नीलय छिद्र बोलते हैं। इस दायां आलिंद नीलय छिद्र के द्वारा आ गया लाइट ना, चलिए लाइट आ गया तो देख लीजिए, अब समझ लीजिए बढ़िया से। ये फिर इस छिद्र जब भर जाता है, ये वाला, ये नीला जब भर जाता है दाएं नीलय, तो इसमें संकुंचन होता है। संकुंचन होने के बाद ये वाला रास्ता से क्या होता है? इस रास्ता को क्या बोलते थे अभी हम? यहाँ पर एक छिद्र होता है, छिद्र को बोलते हैं दायां आलिंद। यहाँ पे नीलन होता है वाला जी, नीले छिद्र के माध्यम से फेफड़ा पर जाते हैं, और फेफड़ा को CO2 क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। फेफड़ा जो होता है CO2 क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। और यहाँ से पहले से जो O2 मौजूद होता है, वो O2 फिर लोड हो जाता है किसमें? ब्लड में। किसमें लोड हो जाता है? और इससे होते हुए फिर देखिए ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर आता है कहाँ? तो बायां आलिंद में आ जाता है रक्त, और यहाँ पर जो ये रक्त आया है वो ऑक्सीजन युक्त है।
क्या है ये? ऑक्सीजन युक्त आता है ब्लड, और ब्लड आकर के कहाँ भरता है? बायां एलिन में भरता है। कहाँ भरता है? बायां एलिन में भरने के बाद फिर से यहाँ पर क्या होता है? संकुंचन होता है। क्या होता है? और ये संकुंचन होने के बाद यहाँ से फिर कहाँ चले जाते हैं ब्लड? कहाँ आते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग बायां नीलय बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? बायां नीलय में चले जाता है। और बायां नीलय में फिर भर जाने के बाद यहाँ फिर क्या होगा? यहाँ भी संकुंचन होता है। और ये संकुंचन होने के बाद यहाँ पर ये छिद्र दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है ना? इस छिद्र का नाम है बायां अलिंद नीलय छिद्र। बायां अलिंद नीलय, और बायां अलिंद नीलय छिद्र से होते हुए फिर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है? और ये जो रक्त होता है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है, इसलिए इसको शुद्ध रक्त बोलते हैं और इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो यही है हमारे शरीर में रक्त परिसंचलन मार्ग। देख लिया आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, द्विगुण परिवहन क्या है? तो आप देखिए सबसे पहले हृदय में सबसे पहले क्या होगा? रक्त से एक बार ब्लड आया है, ठीक है? उसके बाद फिर गया फेफड़ा के पास, फेफड़ा पास जाने के बाद फिर से कहाँ गया? हृदय में आया है। हृदय में आया है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रक्त जो है से हमारे हृदय में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार। इसलिए से द्विगुण परिवहन कहते हैं, द्विगुण परिवहन कहते हैं। समझ में आ गया ना? हृदय में रक्त कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इसलिए इसको द्विगुण परिवहन कहा जाता है। क्लियर है ना? और शुद्ध होकर के फिर से पुनः कहाँ जाते हैं? पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे रक्त वाहिनियां के बारे में। इसको क्लीन करते हैं। देखो रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें रक्त वाहिनी रक्त परिसंचलन तंत्र के लिए मुख्य 3 कारक हैं। कितने हैं? 3 कारक दिए हुए हैं। 3 प्रकार के वाहिनी होती है। पहला है धमनियां, दूसरा है रक्त कोशिकाएं और तीसरा है शिराएं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे धमनियां के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? यानी धमनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के शरीर से विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनी जो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को यानी शुद्ध रक्त को फेफड़ा से पूरे शरीर में ले जाता है। कोई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि फेफड़ा से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो बोलेंगे धमनी। कौन लेते हैं? धमनी ले जाता है ना जी। परंतु फुफ्फुस धमनी एक ऐसा नली है जिसको अपवाद में रख दिया गया है। ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त को कहाँ लाता है? हृदय में लाता है। शुद्ध रक्त क्या करता है? पूरे शरीर से कहाँ लाता है ना जी? हाँ देखो अशुद्ध रक्त को या विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाती है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया। किसमें रखा गया है? देखो धमनी की दीवार मोटी होती है, लचीली होती है तथा कपाटहीन होती है। धमनी की दीवार में कपाट नहीं लगा होता है। धमनी की दीवार में कपाट नहीं लगा होता है। धमनी के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ना है। समझ में आ गया ना? धमनी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है। धमनी जो होता है से हमारे हृदय में क्या कर रहा है? हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन युक्त होता है, उस रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। लेकिन एक फुफ्फुस धमनी है जो फेफड़ा से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती है? हृदय में लाती है। इसलिए इसको अपवाद में रख दिया गया है। किसमें रख दिया गया है? हृदय की दीवार जो होता है मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी, लचीले तथा कपाटहीन होती। इसमें कपाट लगा हुआ नहीं रहता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बटकर धमनिकाएं बनाती है और शरीर के विभिन्न भागों में बटा होता है। सभी भागों में ना शुद्ध रक्त की जरूरत है बाबू। सभी भागों में शुद्ध रक्त की जरूरत है, तो सभी भागों में धमनी बढ़ जाते हैं और बटे हुए धमनी को हम लोग धमनिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनिकाएं कहते हैं। ठीक है। जो
विभिन्न अंगों के अंदर कोशिकाओं में विभक्त होती है। विभिन्न अंगों के अंदर जो कोशिका होती हैं उन कोशिकाओं में बट जाती है। तो ये हमारा था धमनी। अब है रक्त केशिकाएं। क्या है? रक्त केशिकाएं। देखिए ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। ये बहुत ही महीन सी रचना नली होती है जिसको हम रक्त नलिकाएं बोलते हैं। इनके दीवार चपटी एपिथेलियम की एक स्तंभ की बनी होती है। कोशिकाओं की दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ तथा उत्सर्जित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रागमय होती है, यानी आर पार हो जाती है। इससे समझ में आया? इसके इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल, पचे भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से ऊतक द्रव्य में जाते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में जाता है। ठीक है, रक्त में आ जाते हैं मतलब। तो देखिए केशिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर में प्रत्येक भागों में पाए जाते हैं। महीन रचना होती है। इसकी दीवार चपटी होती है। ठीक है, इससे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, घुली हुई भोज्य पदार्थ, जल जो होता है आसानी से आर पार हो जाते हैं। इसी गुण के कारण इसमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थों का आसानी से आर पार होता है, आसानी से कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। इन्हीं के द्वारा कोशिकाओं तक आखिर में कौन पहुंच जाता है? हमारे भोजन को, ग्लूकोज को यही पहुंचाते हैं, रक्त केशिकाएं पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है? रक्त केशिकाएं हमारे शरीर में जो भोजन का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज बनता है, उसको लेकर कौन जाता है? रक्त केशिकाएं जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पार हो जाते हैं, प्रागमय होता है। इसकी दीवार जो होते हैं क्या होते हैं? इससे पार हो जाते हैं। और उत्सर्जित पदार्थ को फिर लाके कहाँ देता है? ब्लड को देता है। किसको देता है? और ब्लड जो होता है फिर इसको उत्सर्जित अंगों तक ले जाकर के छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिरा के बारे में। किसके बारे में? शिरा के बारे में। देखिए धमनी शुद्ध और शिरा अशुद्ध, याद रखिएगा ना। देखिए शिरा ये अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। शिरा जो होती है विऑक्सीजनित रक्त या अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाने के काम करती है। परंतु फुफ्फुस शिरा जो होती है फेफड़ा से शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त को हृदय में लाने का काम करती है, इसलिए इसको अपवाद में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अपवाद में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए शिरा जो होते हैं, शिरा की दीवार धमनी के अपेक्षा क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? अधिकांश शिराओं में हृदय की ओर खुलने वाली कपाट लगे होते हैं। और इनमें क्या होते हैं? कपाट लगी होती है, जो शिराओं में रक्त को केवल हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती है। रक्त तो सिर्फ क्या? हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आपको कि धमनी और शिरा में अंतर लिखे। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। देखिए धमनी की दीवार मोटी होती है और ये क्या होती है? पतली होती है। पहला कोई दिक्कत है? दूसरा, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। हो गया ना? तीसरा, धमनी कपाटहीन होता है, यानी इसमें कपाट नहीं होता है। और ये कपाटहीन नहीं होता है, कपाट युक्त होता है। क्या होता है? यह कपाट होता है, लिख दीजिए ना। ठीक है, कपाट होता है। तो इतना काफी है 2 नंबर का क्वेश्चन में, इतना काफी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन में इतना काफी है। आप बता सकते हैं धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर
धमनी की दीवार मोटी होती है, सिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। धमनी कपाटहीन होता है और सिरा कपाट युक्त होता है, यानी सिरा में कपाट होता है, धमनी में कपाट नहीं होता है। ये तीन मुख्य अंतर है, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं रक्तचाप के बारे में। किसके बारे में? जिसको हम लोग रक्त को, ब्लड चाप को प्रेशर बोलते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड प्रेशर, जिसको शॉर्टकट में बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी। आप लोग को अपने घर में सुनने को ये मिलता होगा बात कि मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी घट गया है, मिलता है ना। तो देखिए यहाँ पर बीपी कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रक्तचाप क्या होता है? देखिए हम जानते हैं कि हमारा हृदय जैसे केंद्रीय पंप अंग है ना। हमारे बॉडी, पूरे बॉडी को रक्त कौन देता है? हृदय ही ना पंप करता है उसको, ठीक है ना। तो ये जो पंप करता है एक प्रेशर से करता है। क्या करता है? एक प्रेशर इसमें उत्पन्न होता है, उसी प्रेशर के द्वारा हृदय में पूरा क्या होता है, रक्त आता है, रक्त आकर के पूरे शरीर में भेज देता है, और इसी प्रेशर को हम लोग रक्तचाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए रक्तचाप किसे कहते हैं? महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को, महाधमनी जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह है ना, महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त के प्रवाह के दाब को रक्तचाप कहते हैं। जितना प्रेशर से उसमें प्रवाहित हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तचाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त के दबाव के दाब, रक्त के दाब को रक्तचाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तचाप कहते हैं। देखिए एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होना चाहिए 120/80। 120 बाई कितना होना चाहिए? बीपी कितना होना चाहिए? और ये जो क्रिया होता है हमारे हृदय में सिस्टोल और डायस्टोल के कारण उत्पन्न होता है। सिस्टोल और हमारे हृदय में संकुचन और शीतलन होता है ना, इसी कारण यहाँ पर ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है 120/80। 120/80। देखिए बोलता है रक्त पर दाब निलयों को संकुचन से उत्पन्न होता है, निलयों को संकुचन से उत्पन्न होता है। इसे हम लोग सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? और सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। कितना होता है? 120। और फिर क्या होता है कि हृदय में भरने के बाद आलिंद से कहा जाता है? आलिंद में फिर शीतलन होगा ना, शीतलन संकुचन। जब यहाँ पर आलिंद में क्या हुआ, निलय में जब संकुचन हुआ तो आलिंद क्या हुआ? शीतलन होता है। तो शीतलन की क्रिया को बोलते हैं डायस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। कितना होता है? सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। तो जिस मनुष्य के शरीर का सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात 120/80 होगा वह स्वस्थ मनुष्य होगा। क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? तो जब सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं, सिस्टोलिक बढ़ गया तो इसको बोलते हैं बीपी हाई हो जाना, बीपी। और डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? बीपी लो हो जाता है। क्या होता है? हाँ 120 से 90 आ जाता है, 100 आ जाता है, 85 आ जाता है ना। तो ये बीपी लो है। क्या है? 120 से कम हो रहा था, क्या हो रहा? बीपी 100/60 हो जाएगा, तो क्या बीपी लो है। लेकिन अगर 125/80 है ना तो ये क्या आपका बीपी हाई है। क्या है? बीपी हाई है। तो हाई लो समझ में आया? जब बीपी हाई हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो हृदय में नस है, जो हम बोल सकते हैं सिरा जो है, वो फट जाते हैं। सिरा क्या होते हैं? फट जाने के बाद क्या होता है कि बाहरी से स्रावित होने लगता है, जिसके वजह से हृदय घात हो जाता है। क्या होता है? और हृदय घात होने के कारण आदमी क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है, आदमी मर जाता है। कभी कभी ऐसे नस में होता है कि नस फट जाते हैं,
मस्तिष्क में क्या होते हैं, नस फट जाने के कारण मस्तिष्क ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं, क्योंकि इसको पूरी तरह से रक्त नहीं जा पाता तो ऊर्जा मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो मस्तिष्क सही से काम नहीं कर पाता है, और क्या होता है, आदमी पागल होकर के चल बसता है। ठीक है, आदमी पगला जाता है। जब तक हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा। इससे जितना काम लेना चाहते हो उतना इसको एनर्जी मिलना चाहिए, ऊर्जा नहीं मिलेगा काम नहीं करेगा। आप लोग सुने हो ज़्यादा पढ़ते पढ़ते लोग भी पगला जाते हैं, तो ज़्यादा पढ़ने वाला लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, खाना पीना पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब खाना पीना पर ध्यान नहीं देंगे तो मस्तिष्क को ऊर्जा मिलेगा, और जब मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिले तो जाहिर सी बात है कि वो पगलाएगा ही, उसे पगलाना तय है। तो पढ़ने के साथ साथ खान पीन पर ध्यान देना है, समय पर भोजन भी लेना है, मस्तिष्क को ऊर्जा देना है। अगर मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, सही रूप से काम नहीं करेगा, पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। आज इस लेसन में ही हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। 1 मिनट और, इसमें ऑब्जेक्टिव जानता है कि रक्तचाप मापने वाला मशीन का क्या नाम है। रक्तचाप मापने वाला मशीन को क्या बोलते हैं, तो एस्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्फेग्नोमैनोमीटर। किस यंत्र द्वारा मापा जाता है रक्तचाप, तो बोलेंगे एस्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा। किस द्वारा, एस्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख लेंगे, है ना। हम लोग भारतीय भवन की बुक पढ़ रहे हैं, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, जीवों के शरीर में पदार्थों का स्थानांतरण के लिए एक विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं परिवहन तंत्र बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे, परिवहन। आगे दूसरा, संवहन ऊतक किसे कहते हैं जी, तो संवहन ऊतक के बारे में आप लोग बताए ना, अरे संवहन ऊतक के बारे में बताया गया है, उसके बारे में लिख दीजिएगा। दूसरा, चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, फ्लोएम ऊतक में। कहाँ। तीसरा है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, बताया हुआ है ना, लिख दीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल का पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या है बताया गया, स्थानांतरण क्या है ये भी बताया गया है। अगला है 5वां में, स्थानांतरण क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। 6ठा देखिए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो ऊर्जा के रूप में। किस रूप में, आगे देखिए, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है जी, आयन के रूप में। किस रूप में, खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, आगे देखिए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी, क्योंकि शरीर के पूरे भागों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जी, तो सभी भागों में ऊर्जा की आवश्यकता, इसलिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना अनिवार्य है। आगे, रक्त में विभिन्न अवयवों का नाम लिखे, अरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बी प्लेटलेट्स। आगे 10वां, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य अवयवों का नाम लिखे, रुधिर, हृदय, रक्तवाहिनियां। लिखा हुआ है। आगे, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक, क्योंकि पूरे ऊतकों को क्या करता है, जोड़ करके रखता है ना, इसलिए संयोजी ऊतक बोलते हैं इसको। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, आगे, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे का अपेक्षा बहुत कम होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कण 600 पर एगो, 600 पर याद है। आगे, लाल रक्त क्यों होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल क्यों होते हैं लिखा हुआ है, रक्त लाल हीमोग्लोबिन। 15 देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 बेस में कौन कौन होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीला लिख देना है, दाया बाया। आगे, रक्त के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों का नाम लिखे, महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा ना। अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है, यही ना जी। आगे देखिए, हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर
स्थित कपाट को क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? बाईं ओर त्रिदलीय ना होता जी। अगर ये दायां ओर होता तो एक मिनट बायां है ना, तो द्विदलीय कपाट होगा। क्या होगा? अगर दाईं ओर होता तब त्रिदलीय होगा। आगे देखिए 18 क्वेश्चन नंबर। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाह्य अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनी का नाम बोले तो फुफ्फुस सिरा। अपवाद जो था फुफ्फुस सिरा। आगे देखिए हृदय के वेश में को संकुंचन को कहते हैं सी स्टॉल। संकुंचन है तो आगे शरीर के ऐसी धमनी का नाम लिखे जिनमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होते थे। फुफ्फुस धमनी कौन होता है? अगला क्वेश्चन 21। शरीर के ऐसी शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है तो फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस। आगे विभिन्न सिरिकाएं जी। सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करते? तो सिरा का। किसका? ढेर सारे सिराएं मिलकर सिरा नहीं बनेगा जी, सिरा बनता है। आगे एक कोशिकीय पौधे के नाम बताइए जिसमें परिवहन विस्तृत हो रहता है। बताए थे यूग्लिना है, शैवाल है, बताए थे ना। आगे पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थ के अंतरांतरण करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। क्या बोलते हैं? संवहन तो दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। आगे 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिका को क्या कहते हैं? वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? वाहिकाएं कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन 26 है। जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम की। जाइलम की कोशिका क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं जी, उसे क्या बोलेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। इसमें 25 वही कहाँ है होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? संयोजक। रक्त संयोजक ना जी। आगे दाया और बाया अलिंद एक दूसरे के किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? सेप्टम इसके द्वारा। आगे उस सिरा के नाम बताइए जिसे शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस सिरा। किसके द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सीरम। क्या बोलते हैं? आगे हैं रक्त का संचरण ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में, क्योंकि धमनी का दीवार मोटा होता है ना। आगे रक्तचाप की मापने वाले देखिए रक्तचाप की माप किस उपकरण द्वारा की जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। तो इस प्रकार से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। जीवों में पदार्थों का परिवहन की परिभाषा लिखे। तो जीवों में पदार्थों का परिवहन की परिभाषा बताए ना। उपयोगी पदार्थ के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना तथा अन्य उपयोगी पदार्थ को शरीर के व्यर्थ अंगों तक लाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आवश्यक पदार्थों शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनावश्यक पदार्थों को कहाँ शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। आगे देखिए पौधों में जाइलम वाहिकाएं में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है?
वाष्पो उत्सर्जन क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? स्थानांतरण फल स्वरूप होता है ना जी। पहले वाष्प उत्सर्जन क्रिया से पत्ती में से पौधा गायब, फिर क्या होता है, टहनिया के माध्यम से धीरे 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 कहाँ जाता, पत्ती में जाता है ना, तो स्थानांतरण द्वारा वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। मूल रोम की कोशिकाएं में जल कैसे पहुंचता है? तो प्रसारणी दाब के द्वारा। मूल रोम में प्रसारणी दाब होता है, उसके द्वारा क्या होता है, जल मूल रोम में पहुंचता है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? महत्व बताए थे ना, उसको लिख दीजिए आप लोग। एक दिशीय द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? एक दिशा में क्या होता है कि सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, द्विदिशीय में पूरे शरीर में गति करता है ना। आगे देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन वाहक, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है। कैसे? तो लाल रक्त कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन वाहक, ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। आगे, श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका रंग लाल होता है, उसका रंगहीन होता है। वो क्या होता है, इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी संख्या कम होती है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, उसका जीवन काल 3 से नहीं, अंतर है जी। आगे देखिए, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? रक्त पट्टिकाणु क्या जरूरी है जी हमारे लिए, ये लिख देना है। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करके अभी तुरंत बताएं। धमनी और शिरा में अंतर बताएं ना। आगे है, रक्त के द्विगुणी परिवहन का क्या अर्थ है, अभी बताएं। द्विगुणी परिवहन का क्या अर्थ है? रक्त हमारे शरीर से हृदय में 2 बार पहुंचती है। कितने बार? 2 बार पहुंचती है ना। एक बार शरीर से हृदय में और फिर एक बार फेफड़ा से हृदय में, आता है ना। इस प्रकार से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त होता है। दीर्घ उत्तरीय आप लोग खुद लिख लीजिएगा। बोलता है जाइलम और फ्लोएम ऊतक में मुख्य अंतर लिखे। अंतर बताया हुआ है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताया हुआ है ना। आगे, लंबे वृक्ष की पूरी लंबाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाएं। जाइलम ऊतक द्वारा बताए थे ना, वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा चढ़ता, इसको लिख देना है। आगे, पौधे में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। चित्र बना के दिखाना है। आगे क्या बोले, अरे क्या करना है, चित्र बना, पत्तियों से विभिन्न अंगों तक क्या कर देना है, खाली एरो लगा के दिखा देना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की संरचना का वर्णन करें। WBC, RBC, WBC, बी प्लेटलेट्स बताए ना, ये सब के बारे में लिख देना है। मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, वर्णन नहीं करना है, खाली नामांकन चित्र बना देना है, स्वच्छ नामांकन चित्र बना देना है। आगे है, मनुष्य के हृदय की संरचना को सचित्र वर्णन करे। अभी भी तो वही था ना, क्वेश्चन दोनों सेम है। आगे, मनुष्य की हृदय क्रिया विधि को समझाए। एक क्रिया विधि किस प्रकार से काम करता है, इसको समझाना है। किस प्रकार से काम करता है, इसको समझाना है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है और अगले वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।